चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, और इसमें एक छोटी सी बात पढ़ेंगे हम आगे चल के, और वो होगी हमारी क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी कम बात करेंगे, पहले इसके और इसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होती क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का मतलब हुआ वेव जाए और कहीं पे टकराए, और टकरा के क्या हो जाए, वापस आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, वेव जाई, जैसे सपोज कर लो वेव आ रही है, वेव बोर्ड से टकराई और टकरा के वापस आ गई, उसी मीडियम में लौट आई, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसमिशन क्या होता है, वेव आए और इस दीवार को तोड़ते हुए वेव आगे निकल जाए, यानी कि मीडियम बदल ले। वेव एक मीडियम से आ रही है, टकराया, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन। पर वेव गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करके आगे चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसमिशन ऑफ वेव। वेव ट्रांसमिट हो गई, ठीक है ना, ट्रांसमिशन हो गया वेव का। और अगर लौट आई तो रिफ्लेक्शन हो गया वेव का। इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि उसमें जो हमारी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारा वेलोसिटी जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी अगर मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो कौन से पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ वेव पे। केवल वेव के किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी कहाँ डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, तो कहीं फ्रीक्वेंसी निकली, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। जबकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जैसे ही मीडियम चेंज होता है चेंज हो जाती है। तो पहले हम कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं कि वो पैरामीटर होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पे वो पैरामीटर्स लिख रहा हूँ जिनके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पे वो फिनोमेना लिख रहा हूँ, यानी कि रिफ्लेक्शन, और ये टेबल आपको बहुत काम आने वाली, ध्यान देना, रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ध्यान देना इस बात को थोड़ा। पैरामीटर में सबसे पहले मैंने मान लो फ्रीक्वेंसी ले ली, क्या ले ली, फ्रीक्वेंसी ले ली। रिफ्लेक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और ट्रांसमिशन के केस में भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जो वेव की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। लाइट वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए या वेव दूसरे मीडियम में चली जाए, दोनों केस में ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन सोर्स ऑफ द वेव। जिस वेव जो, अगर हम सोर्स चेंज करेंगे तभी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्लियर है, सोर्स मतलब जहाँ से वेव निकल रही है। ठीक है, तो ये सेम रहने वाला है और ये भी सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। क्लियर है। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में देखो रिफ्लेक्शन के केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई लाइट वेव या साउंड वेव या कोई भी वेव गई और जाने के बाद टकरा के लौटी, तो उसका क्या मीडियम बदला नहीं, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई। अगर एयर से गई थी तो एयर में ही वापस आ गई, यानी मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, मीडियम चेंज नहीं होता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन के केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। लेकिन ट्रांसमिशन के केस में चूंकि मीडियम बदल जाता है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की कर ली, इसकी कर ली। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की, लैम्डा। अब लैम्डा बराबर क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है v = f लैम्डा। तो यहाँ से अगर लैम्डा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा v/f, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लैम्डा इधर लिख देता हूँ। चलो लैम्डा दिख रहा है, लैम्डा इधर, ठीक है। अगर मैं लैम्डा यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दो, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, v = f लैम्डा पढ़ा है। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा v/f। अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर f तो सेम है लेकिन v चेंज हो सकता है, और जब v चेंज होगा क्या होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा। यानी वेलोसिटी के बदलने से क्या बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी, लैम्डा बदल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं
कि जब जब देखो एफ तो हमेशा ही सेम रहने वाला है, जब जब वेलोसिटी बदलेगी तब तब लैम्डा बदलेगा। तो लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी नहीं बदल रही है, दोनों कांस्टेंट है, तो ये भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, लेकिन वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? बात ओमेगा की करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। अगर f नहीं चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए ओमेगा भी सेम होगा। तो ओमेगा भी होगा सेम दोनों केसेस में, क्योंकि ओमेगा भी इसी पे डिपेंड करेगा। बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। t बराबर क्या होता है, 1/f। अब फिर से अगेन f नहीं चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड भी क्या रहने वाला है, सेम, और यहाँ पे भी ये भी क्या रहने वाला है, सेम। क्या इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, ये चीज़ें आराम से देख लेना, इसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी और अभी पड़ेगी, बहुत टाइम नहीं। चलिए ध्यान देना अभी आगे। अब किसकी बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं फेज की। किसकी बात करते हैं, फेज की। तो फेज कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, फाई। तो बेटा देखो, फाई अगर रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है वेव, रेरर टू डेंसर मीडियम। देखो रिफ्लेक्शन के केस में जब रिफ्लेक्ट होगा तो अब डिपेंड करता है कि वेव रेरर से डेंसर में जाई है, तो फेज का चेंज होगा, फाई हो जाएगा 180 डिग्री चेंज, या पाई बोल सकते हैं। और अगर डेंसर से रेरर में जा रहा है, डेंसर टू रेरर में जा रहा है, तो फाई का चेंज क्या होगा, फाई का चेंज होगा 0। ये रिफ्लेक्शन के केस के लिए बताया मैंने, यानी कि रिफ्लेक्शन में अब चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा ये डिपेंड करेगा। ये रिफ्लेक्शन में ही लिख देते हैं ना, कहानी रिफ्लेक्शन की है, तो सुनिए ध्यान से। फाई की बात करते हैं, फेज की बात करते हैं। तो फाई में बात करते हैं, तो फाई रिफ्लेक्शन के केस में अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो फेज का चेंज होगा 180 डिग्री यानी पाई। अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में वेव जा रही है तो फाई का चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ट्रांसमिशन के केस में फेज चेंज नहीं होगा, चाहे डेंसर से रेरर में जा रही हो चाहे रेरर से डेंसर में जा रही हो, नॉट चेंज। फेज कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, अब ये बातें अगर आपको आ गई तो ध्यान। अच्छा, एक और बात आती है इंटेंसिटी की, है ना। इंटेंसिटी के बारे में सर क्या कहना है, वो कब चेंज होता है कब नहीं चेंज होता है, ध्यान देना। तो इंटेंसिटी का जो केस है ना, चूंकि इंटेंसिटी कहीं ना कहीं एनर्जी से कोरिलेट कर जाती है, तो जो इंटेंसिटी का केस होता है वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कंडीशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ डिपेंड्स। अब वो कंडीशन कैसे होगी बताऊंगा मैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। इंटेंसिटी चेंज होगी नहीं होगी, क्या करना है, ये सारी बातें डिपेंड करेगी कंडीशन पे। कंडीशन और इंटेंसिटी साथ में एम्पलीट्यूड भी सेम है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे ही तो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। या फिर मैं एनर्जी की बात करूं, है ना, सारी बातों का यही लेना देना है। क्लियर? क्या इतनी बातें क्लियर हैं सबको? बोलिए भाई। खैर, अब इन बातों से हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैरामीटर आपका फिर से समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे ट्रांसमिशन हो रहा हो, चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो ट्रांसमिशन के केस में मीडियम चेंज हो जाता है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जबकि रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लैम्डा बराबर होता है v/f, तो यानी कि f तो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, v चेंज होगा तो लैम्डा चेंज होगा। तो v जहाँ पे चेंज हुआ है वहाँ लैम्डा चेंज हो गया है, और रिफ्लेक्शन के केस में चेंज नहीं हुआ है तो ये भी सेम रहा है। अच्छा, ओमेगा बराबर होता है 2πf, यानी ओमेगा सिर्फ f पे डिपेंड करता है और f सेम होगा तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा दोनों केस में। t बराबर होता है 1/f, यानी f सेम होगा तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, तो सेम और सेम, ठीक है। मैंने बोला फेज का चेंज डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन के केस में, अगर रेरर से डेंसर में जा रहा है तो 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाएगा। कैसे होगा बताऊंगा। और अगर डेंसर से रेरर में वेव जा रही है तो फेज का चेंज नहीं होगा, यानी 0 डिग्री का चेंज होगा फेज। क्लियर है? अच्छा,
इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, एनर्जी डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगी। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है, ठीक है, सुनिएगा। व्हेन वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू अनबाउंडेड मीडियम, थ्रू अनबाउंडेड मीडियम। अब अनबाउंडेड मीडियम क्या होता है बेटा, ऐसा मीडियम जिसको बाउंड करके नहीं रखे हो। जैसे आपने स्ट्रिंग बांधी और रस्सी को ऐसे ऐसे कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि रस्सी पे क्लैंप लगा के रखा है, रस्सी मोशन ही ना कर पाए, उसको बाउंड करके रखा हुआ है, मतलब वो फ्री है मूव करने के लिए, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड मीडियम। व्हेन वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू अनबाउंडेड मीडियम एंड इट स्ट्राइक टू द बाउंड्री, या ऐसे लिखो आफ्टर स्ट्राइक द बाउंड्री, बाउंड्री, डायरेक्शन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन चेंज, एंड दिस फेनोमेना is called रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। मतलब वेव जाए, किसी बाउंड्री से टकराए और टकरा के उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बदल गया, पहले इधर जा रहा था और फिर चेंज होके क्या हो गई, दूसरी तरफ आ गया। जरूरी नहीं सेम साइड में आए, कहीं और भी जा सकती है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग छोड़ के थोड़ी चली जाएगी। मतलब हम अगर एग्जांपल जो लेंगे स्ट्रिंग का लेंगे, ऐसे लेंगे, तो स्ट्रिंग के केस में वो स्ट्रिंग छोड़ के थोड़ी चली जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ से ही वेव वापस आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि वेव ऐसे आए, यहाँ टकराए और इस रास्ते चली जाए, डायरेक्शन उसने चेंज कर ली। मैंने ये नहीं बोला कि अपोजिट में आ गई, ध्यान देना। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम स्ट्रिंग से अगर वेव भेज रहे हैं तो अब जाएगी टकरा के स्ट्रिंग से ही वापस आएगी ना, तो इस केस में सेम आएगी, क्योंकि हम स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा, अब सुनिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में होता क्या है कि मान लो ये मेरा कोई एंड है, इसको मैंने बोल दिया फिक्स्ड एंड। बताऊंगा फिक्स्ड एंड क्यों बोला गया, ठीक है। यहां से एक वेव गई और ये ऐसे वेव जा रही है, ये एक वेव का बम्प मैंने बनाया, ऐसे ये वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। ए एम्पलीट्यूड वाली वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई जा रही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर है, मान लिया वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से जा रही है, और इस वेव की इक्वेशन है मान लो वाई आई, मतलब इंसिडेंट वेव, ठीक है ना। फिर यहाँ टकराएगी, अब टकराई तो अब देखो ध्यान से, अब रस्सी के हिसाब से ये कोई मतलब मान लो आयरन का पोल है या कुछ है जहाँ आपने बांध रखा है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। इसके हिसाब से, रस्सी के हिसाब से, अगर आयरन का पोल है या लकड़ी का पोल है या कुछ भी है, तो ये सॉलिड कोई चीज़ जहाँ बंधा हुआ है ये तो खिसक नहीं सकता। जैसे मान लो आपने उस विंडो में बांध दी रस्सी और यहाँ से ऐसे किया, तो अब ये जाएगी तो क्या विंडो जो है वो इस रस्सी से ज़्यादा डेंसिटी वाला है ना, तो वो क्या हो गया, वो इसके हिसाब से डेंसर मीडियम हो गया। तो एक तरीके से जो फिक्स्ड एंड होता है उसको हम ट्रीट करेंगे डेंसर मीडियम। अब सर फिक्स्ड एंड का क्या मतलब है, फिक्स्ड मीडियम, फिक्स्ड एंड का मतलब है जैसे हमने रस्सी को मान लो ऐसे किया और रस्सी आगे गई, और आगे जाने के बाद ऐसे वेव बनती हुई जाए, जैसे यहाँ मैंने बांध रखा है, तो वेव ऐसे बम्प बनती जाए, यहाँ पहुँचे तो इसको भी ऊपर उठा दे, ऐसा होगा, नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो इसको रेयर मीडियम बोलेंगे। मतलब अगर ये फिक्स्ड एंड है, मूवेबल एंड नहीं है, अब मूवेबल कैसे होगा वो बताऊंगा अभी। अगर ये फिक्स्ड एंड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, तो रस्सी के हिसाब से इसको क्या ट्रीट करेंगे हम, डेंसर मीडियम। तो इस साइड में हो गया रेयर मीडियम, और इधर हमने ट्रीट कर लिया क्या है, डेंसर मीडियम। तो बेटा देखो रस्सी गई, आगे गई, यहाँ आगे जा रही, इसकी इक्वेशन है वाई आई, और वाई आई को क्या लिख सकते हो, वाई आई को लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी। अब किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए माइनस का के एक्स। मान लो ये वाई आई वेव ये है, इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी, क्लियर है। वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेव जा रही है। जाने के बाद
यहाँ टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, तो वापस आएगी, अब फेज चेंज होगा कि नहीं होगा पहले इस पर चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, फेज रेयरर से डेंसर में जाएगी तो फेज चेंज हो जाएगा। अब ऐसे समझो, रेयरर, देखो रेयरर से डेंसर में जा रही तो मतलब रेयरर एक तरीके से ना कम ताकतवर है, कम पावरफुल है, डेंसर ज़्यादा पावरफुल है। रेयरर से डेंसर में जाएगी, ऐसे वेव ऐसे उठ के आ रही है, डेंसर के पास आएगी, एक थप्पड़ मारेगा चपाट से, उसकी वेव क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। समझिए, ये ऐसे जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर ज़्यादा ताकतवर, उसने एक थप्पड़ मारा और ये क्या हो गया, वेव पलट के वापस आ गई। यानी वेव जब रिटर्न होगी तो कुछ ऐसे अंदाज में होगी। इसका क्या क्या, फेज 180 डिग्री चेंज हो गया। इसलिए मैंने बोला है कि जब रेयरर से डेंसर में वेव जाएगी तो फेज 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, पूरा पूरा पाई डिग्री पलट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन का लॉस नहीं हो रहा है, नो ट्रांसमिशन, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और साथ में ये मान के चलता हूँ मैं कि नो एनर्जी लॉस, अगर ना एनर्जी लॉस हो रहा है यानी ट्रांसमिशन जीरो है और एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में सारी की सारी एनर्जी आएगी। अब एनर्जी नहीं कम हुई है तो एम्पलीट्यूड नहीं कम होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, सॉरी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं हुआ है, सॉरी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, ट्रांसमिशन कुछ नहीं हुआ है, यानी पूरा का पूरा वेव क्या हुआ है, रिवर्ट हुआ है, पूरा का पूरा बैक मतलब रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, तो जिस एम्पलीट्यूड से गया था उसी एम्पलीट्यूड से आएगा। क्या इतनी बातें समझ में, बट हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है। अब ये वाली वेव की स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड भी v ही होगी। हाँ नेगेटिव में हो गई, क्यों साहब, मीडियम थोड़ी बदला, जिस मीडियम में लाइट गई थी या वेव जिस मीडियम में गई थी उसी मीडियम में वेव क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो ध्यान देना कि अगर वेलोसिटी की बात करें तो रिफ्लेक्शन के केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो v वेलोसिटी से गई थी वेव, तो टकराने के बाद v ही वेलोसिटी से आएगी। क्या यह बात क्लियर हुई। मतलब देखो, यहाँ से वेव गई डिंग 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 डिंग, फिर यहाँ टकराई, टकराने के बाद डेंसर मीडियम मिला, उसने इसको एक थप्पड़ मारा, वेव का डायरेक्शन पलट गया और डिंग 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 करते हुए वापस आ गई। जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आई है, यानी रस्सी से गई थी रस्सी में ही वापस आई है, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ, और मीडियम चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो v वेलोसिटी से गई, v वेलोसिटी से आई। मान लिया ये आने वाली वेलोसिटी वेव की इक्वेशन को हम वाई आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वाई आर। जाने वाले को क्या बोला, वाई आई। वाई आई क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा हुआ। आने वाले को आपने वाई आर बोला है, तो वाई आर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, माइनस ए साइन ओमेगा टी, और अब नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ये बात तो आपने पढ़ी हुई है। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। इधर जा रहा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब प्लस एक्स एक्सिस में जाता है तो दोनों साइन क्या होती हैं, अपोजिट, और जब सेम माइनस एक्स एक्सिस में आता है तो दोनों साइन क्या हो जाती हैं, सेम साइन हो जाती हैं, चाहे माइनस माइनस हो जाए चाहे प्लस प्लस हो जाए। क्या इतनी बातें समझ में। अच्छा सर, आपने बोला है पाई डिग्री फेज चेंज हो गया है ना, फेज यहाँ चेंज कितना हुआ, पाई डिग्री, पूरा पूरा 180 डिग्री बदल गया। तो सर फेज तो यहाँ होता है, आपने माइनस तो यहाँ लगाया, बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई आर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस पाई। तो देखो फेज चेंज हो गया, पाई डिग्री फेज एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज अगर इस पूरे कंटेंट को आप थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस पाई हो जाएगा। तो साइन पाई का मतलब यहाँ, और प्लस थीटा का मतलब टैन वाले क्वाड्रेंट में। टैन वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है। पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव आ गया, तो माइनस साइन थीटा, तो इसको थीटा मान लिया है, तो इसको जब ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस यहाँ आ गया। क्या इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हुई कब, जब वेव जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। क्या क्लियर हुई एक एक चीज़ें। यहाँ तक कॉपी मारिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं बेटा। चलो ध्यान देना। अब ये देखो, स्टेबल की हमें ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अब हम फिर से देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन की। देखो ध्यान से फिर से देख लो, फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी चेंज होगी ट्रांसमिशन के केस में, लैम्डा सेम। तो ये टेबल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वेव कहाँ गई थी, रेयर मीडियम से
डेंसर मीडियम में गई थी। अब हम वेव को कहाँ ले जा रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो साहब रेयर मीडियम बनेगा कैसे, बताते हैं, देखो ध्यान से। जैसे वो फिक्स्ड एंड था ऐसे ही हम मूवेबल एंड बनाएंगे। मूवेबल एंड कैसे बनता है, मान लो ये कोई रॉड है, इस रॉड के अंदर में एक छल्ला डाल दिया आपने। छल्ला समझते हो, जैसे अपना पर्दा होता है, पर्दे में छल्ला पड़ा होता है, तो पर्दा किस में होता है, उस पाइप में नहीं होता जो ऊपर होता है, पाइप में एक छल्ला लगा होता है और उसमें क्या होता है, उसमें पर्दा लटका हुआ होता है। तो वो क्या कर सकता है, पर्दे को ऐसे ऐसे करते हो तो रॉड ऐसे ऐसे होता है, नहीं। अगर वो पर्दा रॉड के साथ में वेल्डिंग कर दिया जाए तो उसको बोल देंगे फिक्स्ड एंड है। अब रॉड ऐसे ऐसे नहीं होगी, लेकिन जब आप पर्दे को ऐसे ऐसे करते हो तो क्या होगा, वो छल्ला उसमें क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। समझ आई बात। जैसे मैं आपको इसको बताऊं एग्जांपल से, है मेरे पास, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो ऐसा है और ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे ये छल्ला आपने लगा दिया और आपने ऐसे लगाया, ये ऐसे है, और यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें आपने एक रस्सी बांध दी और रस्सी को पकड़ लिया, यहाँ पे रस्सी को ऐसे ऐसे किया, तो क्या होगा, ये अगर ये रस्सी यहाँ पे गांठ लगाई होती तो ये फिक्स्ड एंड हो गया होता। क्लियर है। पर आपने रस्सी किस में बांधी, इस छल्ले में बांधी, तो अब जब आप ऐसे ऐसे करोगे तो बेसिकली ये छल्ला मूव करेगा, है ना। तो मतलब जिससे साथ बांधा हुआ है वो मीडियम मूव कर रहा है। यहाँ पे आपने गांठ लगा दी थी तो ये अब नहीं मूव होगा, लेकिन यहीं पे आप छल्ला डाल देते ऐसे और फिर वेव को करते तो ये छल्ला क्या होता है, ऊपर नीचे मूव करता है। बात समझ में आई। तो इस तरीके का अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे। फ्री अगर मूवेबल एंड है तो, और फिक्स्ड एंड है तो वो बोलेंगे, इसको बोलते हैं फ्री एंड। ये रिंग है और इस रिंग के साथ में वेव हमने मान लो ऐसे कर दी ऐसे, तो इसको जैसे उसको फिक्स्ड एंड बोला जाता था बेटा, इसको फ्री एंड बोलते हैं। फ्री एंड है ये, मतलब मूव कर सकता है, मूवेबल है ना, मूवेबल है। क्लियर इतनी बातें। तो अब मूवेबल है तो ये हमारा रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा। अब वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। डेंसर से रेयरर में जाती है वेव तो फेस चेंज नहीं होता। ऐसे याद करो, जब रेयरर से डेंसर में गई तो डेंसर वाले ने एक थप्पड़ मारा, वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अब खुद डेंसर जा रहा है रेयरर के पास तो बेचारा उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो ये जब वेव ऐसे उठ के जाएगी तो ये छल्ला ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। क्लियर है। तो जो वेव की डायरेक्शन है बेसिकली वो चेंज होके ऐसे हो जाए, सॉरी वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वेव एज इट इज डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। अब सुनना ध्यान से, मान लो वेव जाने वाली वेव है वी आई, हमने बोला वी आई क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों साइन अपोजिट है, इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। ये माइनस से कोई लेना देना नहीं है, डिपेंड करता है डायरेक्शन, वो दोनों की साइन कैसी है। ठीक है। जब लौटी तो लौटते टाइम मान लो उसको रिफ्लेक्टेड वेव को वाई आर, भाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई से डिपेंड करता है ना, वाई आर लिख दिया, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव। वाई आर क्या हो जाएगा, ए, ये ए था तो ये भी ए ही होगा। सर ए ही क्यों होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एनर्जी, अच्छा ये भी सॉरी रिंग से ही एसोसिएट होगी ना, एनर्जी लॉस नहीं हुआ जीरो और ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन भी क्या है, जीरो। जब दोनों बातें जीरो है तो मतलब जो एनर्जी गई वही एनर्जी वापस आ रही है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड भी सेम रह गया, ए रह गया, ए ही रह गया। ठीक, सेम वहाँ पे भी एम्पलीट्यूड तो ए ही था, बट एम्पलीट्यूड क्या हो गया था, फेस चेंज हो गया था, बदल गया था। अभी वाई आर क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि वेव कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। अभी वेव का देखो, वेव की वेलोसिटी यहाँ ऐसे थी v, तो वेव की वेलोसिटी यहाँ भी इधर होगी पर v होगी। क्यों, वेलोसिटी भी नहीं चेंज हुई। क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि मीडियम नहीं चेंज हुआ। क्या बातें समझ में आ रही हैं स्वीटी, आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। क्या बातें क्लियर हैं, चलें आगे। अब ध्यान देना, अब ये तो दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, हमने लिख सकते हैं कि वाई आई क्या हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वाई आर हो जाएगा ए साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स। फेस चे का चेंज नहीं हुआ, देखो जैसे पहला फेस था वैसे अभी भी है, बस केवल माइनस प्लस का फर्क आ गया क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। ओके, तो ये हो गया हमारा जब डेंसर से रेयर में जा रही है वेव। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान देनी है, क्लियर है। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं, क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। क्वेश्चन है वाई आई इज इक्वल टू 2 साइन 4x माइनस 8t 4x माइनस 8t इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फ्रॉम नंबर 1 फिक्स्ड एंड और नंबर 2 फ्री एंड, दो जगह से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। राइट द इक्वेशन इन ईच केस, राइट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इन ईच केस, दोनों केसेस में हमें रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये हमारी वाई आई हुई जाने की इक्वेशन ये है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान से, वाई आई कितना है 2 साइन 4x माइनस 8t 4x माइनस 8t। देखो साइन अपोजिट है और यहाँ x है, ध्यान देना। इससे मतलब नहीं, देखो आपने यहाँ पढ़ा है माइनस एक्स मतलब माइनस के एक्स है, यहाँ प्लस के एक्स है। इससे मतलब नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है, इससे मतलब है कि साइन अपोजिट है कि सेम है। तो साइन अपोजिट है, इसका मतलब x किधर जा रहा होगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, क्लियर है। और साइन सेम होती तो किधर जा रहा होता, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। देखो ये बताए, सिर्फ x ये बता रहा है कि x डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब x में प्लस की तरफ जा रहा है कि माइनस की तरफ जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि साइन सेम है कि अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट है तो प्लस एक्स, साइन सेम है तो माइनस एक्स। तो यहाँ पे किधर वेव जा रही है, प्लस की तरफ जा रही है। हमें वेव उन्होंने बताई नहीं, हम इक्वेशन से जज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड वेव, पहले केस में रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखो। पहला केस क्या है, फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड में क्या होता है, डेंसर मीडियम की तरह काम करता है। ये एक चपाट लगा के क्या करेगा, वेव की फेज को चेंज कर देगा, ठीक है। यानी जाने वाली वेव ऐसी है तो आने वाली वेव कैसी होगी, ऐसी होगी। यानी वाई आर क्या हो जाएगा, वाई आर हो जाएगा 2 साइन, ध्यान देना, चाहे माइनस लगा लो, -2 क्योंकि अब पलट गया है, 4x प्लस 8t। अब प्लस क्यों किया, क्योंकि भाई लौट रही है तो किधर को लौट रही है, माइनस की तरफ। माइनस का तरफ का मतलब दोनों साइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि तुम इसको प्लस करो, तुम इस वाले को माइनस कर दोगे तो भी सही है। मेरी बात समझ आया, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दोनों, इसको भी माइनस कर दो, दोनों माइनस माइनस कर दोगे तो भी उसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में ही वेव जा रही है। मतलब साइन सेम है तो माइनस एक्स, साइन अपोजिट है तो प्लस एक्स, क्लियर है। ये भी लिखा जा सकता है, साथ में ये भी लिख सकते हो कि वाई आर इज इक्वल टू 2 साइन 4x प्लस 8t और प्लस क्या लगा सकते हो, पाई, क्योंकि 180 डिग्री का क्या हुआ, फेस चेंज हो गया। ये तुमने पहले का आंसर दे दिया जब फिक्स्ड एंड से आ रही है। दूसरे का आंसर देना है अपने को, सेकंड का आंसर क्या है, फ्री एंड से। फ्री एंड में क्या होती है इक्वेशन, देखो फ्री एंड में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगी 2 साइन, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी ना, 4x माइनस 8t है तो 4x प्लस 8t हो जाएगा, सिर्फ ये चेंज आएगा। हाँ आप चाहो तो इसको ऐसे जरूर लिख सकते हो, वाई आर इज इक्वल टू 2 साइन माइनस 4x माइनस 8t, ये वैलिड है। इतनी बातें समझ में आई क्या, क्लियर है। अब ये फटाफट छाप लो, जल्दी से छापो फटाफट, फिर आगे कहानी पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव की। चलिए भाई देखिए, हो गया कॉपी। अब ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यहाँ पे ख़त्म हुआ, हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ वेव। चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव क्या होती है ना। ट्रांसमिशन ऑफ वेव, पहले बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव होता क्या है। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिट हो गई वेव, ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव कहते हैं। तो व्हेन वेव
मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। वन मीडियम टू अनदर, then it is called transmission of wave। फिर उसको हम ट्रांसमिशन ऑफ वेव बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई बेटा। देखो कहीं पे भी प्योर ट्रांसमिशन नहीं होगा और कहीं पे भी एकदम प्योरली रिफ्लेक्शन भी नहीं होता है। दोनों चीज़ें होती हैं। एक नॉर्मल अगर हम रियल केस में बात करें तो दोनों चीज़ें होती हैं। ना ट्रांसमिशन, ना केवल ट्रांसमिशन होता है और ना केवल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लाइट वेव जाती है, पानी के अंदर जाती है, तो पानी के अंदर कोई सिक्का है तो वो दिख रहा है। इसका मतलब लाइट मीडियम चेंज किया, लाइट वेव दूसरे मीडियम में चली गई। एयर से कहाँ चली गई? वाटर में चली गई। लेकिन वाटर भी हमें क्यों दिख रहा है फिर? क्योंकि वाटर वेव से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगा, पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं होता है। हम पढ़ते हैं कि उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमेना दोनों हो रहा होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है और कुछ हिस्सा क्या हो रहा होता है? ट्रांसमिट हो रहा होता है, रिफ्रैक्ट कर रहा होता है। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मान लो इसके दो केस बनेंगे, केस वाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस वन क्या है? ध्यान देना। ये मान लो मेरी कोई रस्सी है और उसके बाद यहाँ पे एक मोटी रस्सी लगा दी मैंने ऐसे, ठीक है ना। ये मोटी रस्सी हो गई। अब ये मोटी वाली रस्सी कैसे काम करेगी? डेंसर की तरीके काम करेगी। तो जब हम समझ लो ना, यहाँ पे मोटा रस्सा लगा रखा है और यहाँ पे छोटा सा धागा लगा रखा है, तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ये बहुत कम हिलेगी और क्या होगी? ये धागे से जाएगा वेव और लौट के फिर इसी से वापस आ जाएगा। इधर भी जाएगा पर कम जाएगा। क्लियर है? पर कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होगा। ये वाला हिस्सा एक तरीके से रेयर की तरह काम कर रहा है और ये वाला हिस्सा किस तरीके काम कर रहा है? डेंसर की तरह काम कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत पतला सा धागा और बहुत मोटी रस्सी। सोचो ना, एक मोटी रस्सी हमने करी और एक पतली रस्सी जोड़ ली आपस में। पतली रस्सी को ऐसे करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से जो बम्प हमारा ऊपर गया था, जब यहाँ पहुँचेगा मोटी रस्सी के पास तो उसको बहुत थोड़ा सा ही हिला पाएगा, पर हिलाया, कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन हुआ। पहले केस में जब हम पढ़ते थे अभी तक रिफ्लेक्शन में, तो ट्रांसमिशन जीरो एज्यूम कर लेते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो होगा क्या। जैसे मान लो यहाँ से ये वेव गई ऐसे, ये गई। इस वेव को हमने इसके एम्पलीट्यूड को मान लिया AI। क्या मान लिया? AI, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। और ये हो गया YI, इक्वेशन में हमने लिख लिया वेव की। तो YI इज इक्वल टू, नीचे लिख लेते हैं, YI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AI साइन ओमेगा टी माइनस KX। आप चाहो तो साथ में यहाँ फेज भी लगा सकते हो, इनिशियल फेज। हम जीरो मान के चल रहे हैं इनिशियल फेज को, ठीक है। चाहो तो लगा सकते हो। और ये वाला जो हिस्सा है इसके इधर, तो इसके इधर पतली रस्सी, इसके इधर मोटी रस्सी, है ना। तो ये वाला बाउंड्री की तरह काम कर रहा है ना। ये बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, एक मीडियम दूसरा मीडियम। क्लियर है? अब देखो जब ये रस्सी जाएगी ना, यहाँ से जाएगी, तो जैसे कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करिए बेटा। क्या होगा? यहाँ से कुछ हिस्सा तो इधर चला जाएगा मोटी रस्सी की तरफ, पर ये बहुत कम जाएगा, थोड़ा सा उठेगा, है ना, ऐसे, है ना। भारी रस्सी है तो कम ही उठेगा ना, हाँ या ना। और इसका कुछ हिस्सा वापस आएगा। वापस कैसे आएगा? फेज चेंज करके आएगा कि सेम फेज में आएगा? फेज चेंज करके आएगा, क्योंकि ये किस तरीके काम कर रहा है? डेंसर मीडियम की तरह। मोटी रस्सी कैसे काम करेगी? डेंसर मीडियम की तरह। भारी है ना, तो डेंसर मीडियम हुआ। अब ऐसा समझो ना, भारी है, वेव आएगी तो कुछ वेव तो ट्रांसमिट हो गए और दूसरे वाले को क्या करेगा? एक थप्पड़ लगाएगा और वो क्या करेगा? उसके फेज को चेंज कर देगा डेंसर वाला, क्योंकि रेयर से आ रहा है। तो यहाँ से जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसी होगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ से एक सिंगल वेव गई, वो दो हिस्सों में हो गई, यानी एनर्जी दो हिस्सों में हो गई। एनर्जी का मतलब एम्पलीट्यूड दो हिस्सों में हो गया। कुछ एम्पलीट्यूड इधर चला गया और कुछ एम्पलीट्यूड इधर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? इधर वाला एम्पलीट्यूड जो गया, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ ट्रांसमिशन ऑफ वेव हो रहा है। ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ वेव हुआ। मैंने
और इधर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हुआ। तो बेटा ये वाला, इस वाले एम्पलीट्यूड को हम नाम दे देते हैं, इस वाले एम्पलीट्यूड को हमने नाम दे दिया, इसका एम्पलीट्यूड मान लो है कितना, AT, मतलब A फॉर एम्पलीट्यूड, T फॉर ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन, और इसको हम नाम दे देते हैं AR, इसके एम्पलीट्यूड को AR। इसकी इक्वेशन को हम लिख देते हैं YT, समझना, अब YT लिखने चल रहे हैं, ध्यान देना। YT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT, है ना, AT साइन, अब देखो डायरेक्शन क्या वेव की बदली है, नहीं है, एक्स एक्सिस से पहले भी जा रही थी पॉजिटिव की तरफ, इधर को जा रही थी, और इधर भी क्या जा रही है, इधर को ही जा रही है, अभी डायरेक्शन ऐसी ही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये साइन चेंज होने वाला नहीं है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स ही रह जाएगा। इमरान आ रहा है समझ, ये जा रहा है बेटा सब ऊपर से आ रहा है। दोनों यहाँ अपोजिट साइन में थे, यहाँ भी अपोजिट साइन में होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ध्यान देना। इसकी इक्वेशन लिखेंगे अगर हम वाई आर की, तो क्या लिखेंगे, ये इधर को जा रहा है तो डायरेक्शन बदल गई है, तो डायरेक्शन बदल गई तो वाई आर कितना लिखेंगे, वाई आर लिखेंगे ए आर साइन ओमेगा टी, ध्यान देना, माइनस के एक्स और प्लस पाई, क्योंकि फेज 180 डिग्री चेंज हो गया है। या सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई आर इज इक्वल टू माइनस का ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि इस पाई की वजह से अल्टीमेटली ट्रिगो लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ट्रिगो कैसे लगा ये क्लियर है ना, बताया मैंने अभी, ठीक है ना। चलो मतलब इसके बारे में सब समझ गए। अब ध्यान देना, मान लो इस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 ही होगी, क्योंकि मीडियम चेंज। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2, क्योंकि मीडियम बदल गया है, रेयर से डेंसर हो गया है। ये तो केस 1 था ट्रांसमिशन का। अब केस नंबर 2 बात करते हैं। क्या केस 1 क्लियर है सबको, इसमें कुछ पूछना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों यही हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ, पूछना है कुछ? जी बेटा, AR और AT नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये कितना मोटा है, यानी कितना डेंसर है। ध्यान से देखो, तुम खुद से समझो। इधर मैंने लोहे की वायर ले ली रे, और इधर मैंने नॉर्मल पतला सा धागा लिया है, तो करेंगे तो कितना उठेगा, सोचो ना। दोनों को ज्वाइंट कर दिया, ये वाला मेरा क्या है, लोहे की मोटी रस्सी है, और ये वाला मेरा सिंपल सा धागा है, और ऐसे करेंगे तो लोहे की रस्सी कुछ उठेगी नहीं, तो AT बहुत कम हो गया। लेकिन इसी को तुमने रस्सी ही ली है लेकिन मोटी ली है, तो फिर ऐसे करोगे तो थोड़ा सा उठेगा, या तुमने थोड़ा और पतला ले लिया फिर करोगे तो क्या होगा, थोड़ा और उठेगा। तो ये डिपेंड करता है मीडियम है कितना डेंसर, उस पर डिपेंड करेगा AR और AT। तो अच्छा, AT जितना कम होगा AR उतना ज़्यादा होगा। भाई ट्रांसमिशन जितना कम हुआ रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसी को तो आपस में बंटना है। अब इसमें कितना हिस्सा ट्रांसमिट हो गया उस पर डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्शन कितना हुआ। ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी एम्पलीट्यूड की, इस एम्पलीट्यूड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने। अब इधर कितना हिस्सा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि लौट के कितना आएगा। इधर ज़्यादा गया तो इधर कम आएगा, इधर कम गया तो इधर ज़्यादा आएगा। अब इधर कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा इधर के मीडियम पे, रस्सी कितनी मोटी है, रस्सी की डेंसिटी कितनी है। जैसे अब आयरन की रस्सी ले ली, लोहे की रस्सी ले ली, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। एक जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, या नहीं पढ़ा है तो जान लो, V इज इक्वल टू रूट अंडर T बाई म्यू। म्यू को मतलब मास पर यूनिट लेंथ। अब कितना मास पर यूनिट लेंथ है इस पे वेलोसिटी डिपेंड करेगी। अरे इसका इसके साथ क्या लेना देना है ना। खैर चलो, क्या ये समझ आया? तुमने जो क्वेश्चन पूछा था कि AT और AR सेम होगा, आंसर है बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी है, उसके हिसाब से AT डिसाइड होगा, और जितना AT जाएगा जो हिस्सा बचेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं हम केस नंबर 2 की। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या कर रहे हैं ना, हम उल्टा कर रहे हैं। डेंसर मीडियम से वेव जा रही है किधर को, रेयर मीडियम को। तो देखो इस साइड हमने मोटी रस्सी ले ली, डेंसर मीडियम है ना, ये मान लो मेरा डेंसर मीडियम है, ये वेव गई ऐसे और ये जा रही है, ये मान लो बाउंड्री हो गई, ये हो गई बाउंड्री। ध्यान देना, ये बाउंड्री हो गई।
ये डेंसर मीडियम है, मोटी रस्सी, मतलब ऐसे समझाने का तरीका है, बाकी मीडियम कुछ और हो सकता है, हम तो रस्सी लेके समझा रहे हैं सिर्फ। ये हो गई मेरी क्या, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब इधर क्या है, पतली सी रस्सी है, यानी ये हो गई रेयर मीडियम। तो ये मेरा डेंसर की तरह काम करेगा बेटा, ये मेरा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, और ये मेरा रेयर मीडियम की तरह काम करेगा। क्लियर हुई इतनी बातें? अब सुनना, जब ये जा रही है तो जाने वाली की हमने स्पीड बोली कितनी है, मान लो स्पीड इसकी है v1, स्पीड v1 है, एम्पलीट्यूड इसका कितना हमने डिसाइड कर लिया, मान लो ai। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इस वेव की, yi इज इक्वल टू ai साइन, बोलो फटाफट आगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे ये साइन डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब सुनो, जब ये वेव जाएगी तो अब ध्यान से सुनो, थोड़ा अपना ऐसा फील करो कि इधर तुमने मोटी रस्सी ली है और दूसरी साइड में पतली रस्सी ली है, और मोटी रस्सी को ऐसे करोगे, तो जब ये रस्सी बाउंड्री से दूसरी तरफ जाएगी, यानी मीडियम बदलेगी, तो पतली वाली रस्सी ज़्यादा उछलेगी। समझ आई बात, नहीं आई? मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और लौट के कम आएगा, जनरली यही होगा। क्लियर है? तो सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ये जब ट्रांसमिशन होगा तो ये वाला वेव थोड़ा, मतलब बटना इसी को है दो हिस्सों में, तो इधर ज़्यादा हिस्सा इधर ही चला गया, ठीक है, और इधर लौट के आएगा। अच्छा, लौटेगा तो बताओ उस मीडियम फेस चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जाते टाइम जब रिफ्लेक्शन होता है, भाई डेंसर होता तो यहाँ एक थप्पड़ मार के बिठा देता, चल नीचे से। अब खुद ही वो डेंसर की वेव आ रही है, तो वो तो आंख दिखाते हुए आएगी और आंख दिखाते हुए चली जाएगी वापस, यानी उसका चेंज तो, फेज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ क्या बातें क्लियर हो रही हैं? बोलो भाई। अरे समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आया। अब सुनना ध्यान से, ये वाले को हमने एम्पलीट्यूड को क्या बोल दिया, ए टी, क्योंकि ट्रांसमिशन हो रहा है, और इसको बोल दिया ए आर, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये v1 वेलोसिटी से गई है तो इसकी वेलोसिटी लौटने की भी कितनी होगी, v1 ही होगी, क्योंकि मीडियम चेंज तो वेलोसिटी चेंज नहीं। जब मीडियम चेंज होगा तभी वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और मैं एक खास बात बताऊँ, v2 फास्ट होगा v1 से। अरे कोई चीज़ हल्के मीडियम में तेज चलती है भाई, ठीक है ना। खैर, बट ये तो फार्मूला मैं दूंगा तुम्हें, उस पर दिमाग मत लगाओ, अभी इतना ही। इसकी इक्वेशन लिखनी कैसे लिखोगे, वाई आर इज इक्वल टू ए आर, माइनस का लगा लो, माइनस का ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वाई आर इज इक्वल टू ए आर साइन, माइनस को हटा दो और पाई यहाँ लगा दो, ओमेगा टी पे प्लस के एक्स प्लस पाई। ये दोनों इक्वेशन हो सकती हैं। हाँ यार, फेस तो चेंज हुआ नहीं। अरे भाई फेस कहाँ चेंज हुआ जो माइनस पाई कर रहे हैं हम, सॉरी प्लस पाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक ही रखो ना, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं, वाई टी इज इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं चेंज हुई है, इसलिए फेस में ये माइनस ही रह गया, दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्लियर इतनी बातें? बोलो भाई। अब मैं 2-3 फार्मूले बता रहा हूँ, इनको एज इट इज रटिए, ठीक है ना। क्या फार्मूले हैं, एक तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन टी बाई म्यू। अब सुनना, वैसे तो टेंशन दोनों में अलग अलग होता है, पर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए दोनों में टेंशन हमें क्या एज्यूम करना है, सेम। भाई मोटी रस्सी और पतली रस्सी में टेंशन वैसे अलग अलग होगा, लेकिन फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस वी हैव टू कंसीडर द सेम टेंशन, ठीक है। तो टी क्या है, टी है टेंशन ऑन स्ट्रिंग। टेंशन जानते हो ना, बहुत होता है जो, नहीं वो नहीं है, टेंशन रस्सी का है, ठीक है। अब सुनिए, टेंशन ऑन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको क्या मैं बता रहा हूँ, लेट अस एज्यूम दैट टेंशन ऑन बोथ स्ट्रिंग, मतलब पतली एंड मोटी, टेंशन ऑन बोथ स्ट्रिंग विल बी द
सेम, दोनों में टेंशन क्या होगी, सेम होगी। ऐसा हमें एज्यूम कर लेना, थप्पड़ मारूंगा खींच के आगे भाई, बात क्यों कर रहे हैं। एज्यूम दैट टेंशन विल बी द सेम, यानी टेंशन विल बी द सेम ऑन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम होगी। क्या ये बातें क्लियर हुई। अब ध्यान देना, दूसरा फार्मूला जो आपको जानना है वो जानना है कि AR और AT कैसे निकालेंगे। समझ आई बात। तो AR होगा V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। ये डिसाइड करेगा कि AI का कितना हिस्सा AR बन रहा है। देखो समझ में आ रहा है फॉर्मूला ना, AI का कितना हिस्सा AR बन रहा है। और अगर हम AT निकालेंगे तो AT बराबर होगा 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। इसको ऐसे ही जान लो। और क्या जानना है इसमें, K बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये होता क्या है, वेव नंबर। क्लियर है इतनी बातें। और एक तो रेडीमेड फार्मूला आपके पास है, ये V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इतने से काम हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल इतने से टैकल हो जाएंगे। तो क्या ट्रांसमिशन ऑफ वेव समझ आया, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, क्या क्या कहानी है, क्या क्लियर हुआ पूरी तरह से। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फटाफट छापिए, फिर आगे चलें। क्यों बात करता रहता भाई।